आज लीला के चारों बेटे शादी करके अपनी अपनी दुल्हनों को अपने घर लेकर आते हैं। लेकिन अब क्या होगा जब चारों बहुओं को ये पता चलेगा कि उन चारों का बस एक कमरे का ही ससुराल है, और कैसे वो इस भयंकर गर्मी में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या मोड़ लेने वाली है अब उनकी जिंदगी, आइए हम इस कहानी के जरिए जानते हैं। हाँ, आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। लीला की चार बहू घर के अंदर आती हैं। ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारा ससुराल एक ही कमरे का है और तुम्हें इस कमरे में ही रहना है। लीला जैसे ही कमरा खोलती है, उस कमरे में कुछ भी नहीं होता। पूरा कमरा खाली होता है। ये क्या माँ जी, कमरे में तो कुछ भी नहीं है। हाँ माँ जी, हम लोग कहाँ सोएंगे? तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो दहेज का, अपने कमरे में रखो। तुम्हारे घर से तुम तीनों का बेड आया है, उसे रखवा देती हूँ कमरे में। लीला अपनी तीन बहू के बेड तो उस कमरे में भिजवा देती है, लेकिन छोटी बहू गरीब परिवार से आई थी। उसके ससुराल से एक तिल्ली भी नहीं आई थी। अरे, यहाँ तो 4 बेड होने चाहिए थे। ये किसका बेड कम है यहाँ? माँ जी, हम अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आए। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। लीला देखती है कि उसकी तीन बहू अच्छे अमीर घर से थी, तो सबसे छोटी बहू गरीब थी। इसी के चलते वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती है। तुम तीनों को अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। अब लीला इतना कहकर तो चली जाती है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि तीनों अमीर घर की बहू अपने अपने मायके से ससुराल में गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ साधन लेकर आई थी। किसी के पास पंखा होता है तो किसी के पास टेबल फैन, तो कोई एसी लेकर आई थी। लेकिन वहीं फुलवा के पास अब ना तो बेड था और ना ही बिस्तर, और साथ में गर्मी से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। गर्मी बहुत है और नीचे तो फर्श और भी ज्यादा गर्म हो रहा है। दीदी, क्या मैं आपके बिस्तर पर सो सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम मेरे पास होगी तो मैं मेरे पति के साथ सुहागरात कैसे बनाऊंगी? हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे ही बिस्तर कर लेती हूँ। फुलवा जमीन पर बिस्तर कर लेती है। इधर तीनों अमीर बहुएं अपने अपने बेड पर अपने पतियों के साथ आराम से चैन की नींद सो रही होती हैं, तो इधर फुलवा अपने पति के साथ गर्मी में जमीन पर पड़ी होती है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना? आपको गर्मी लग रही है क्या? रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। फुलवा कमरे के आसपास देखती है, उसे किताब दिखाई देती है। उस किताब को उठाकर वो उस किताब से ही अपने पति को हवा करने लगती है। हाथ वाला पंखा तो है नहीं, इस किताब से ही हवा हो जाएगी। राहुल सुहागरात मनाने की जगह सो जाता है और इधर फुलवा इसको हवा करते करते जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो फुलवा की तीनों जेठानी आराम से बेड पर सो रही होती हैं और उठती भी नहीं है। जेठानी जी, आप तीनों अभी तक सो रही हो? आपको उठ जाना चाहिए। आज हमारा ससुराल में पहला दिन है, हमें रसोई की रस्म भी पूरी करनी है। अरे, तुम्हें जाकर जो काम करने हैं कर लो, हम यहाँ कोई काम करने नहीं वाले। हाँ हाँ, इतनी गर्मी में हम कोई काम नहीं करने वाले। काव्या, दिव्या, सृष्टि तीनों आराम से सो रही होती हैं और यहाँ फुलवा अपने कमरे से बाहर निकल आती है और घर के काम करना शुरू कर देती है। आज तो बहुत गर्मी है, धूप भी कड़ी निकली है। फुलवा सबसे पहले घर की साफ सफाई करती है। इसके बाद रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। घर के सारे काम वो अकेले ही करती है। उसको सारे काम करते हुए देखकर लीला कहती है, अरे बहू, तुम अकेले ही काम कर रही हो, बाकी की तीनों बहू कहाँ है? वो तीनों कमरे में सो रही है माँ जी। अभी तक सो रही है? ये कौन सा समय है सोने का? रुको, मैं उन्हें भी जगा कर लाती हूँ। लीला ऐसे कहते हुए उनके कमरे में जाती है, जहाँ तीनों अपने बेड पर आराम से सो रही होती हैं। अरे ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, घर में और भी काम है, तुम्हें देखने चाहिए। माँ जी, आप हमें काम करने के लिए क्यों बोल रही हैं? अरे, काम करने के लिए इस घर के अंदर फुलवा है तो कुछ अपने मायके से लेकर तो आई नहीं, कम से कम इसी के चलते उससे काम तो करवा लीजिए। हाँ माँ जी, गर्मी बहुत है, आप बाहर जाओगे तो दरवाजा बंद करते हुए जाना। लीला ये सुनने के बाद कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है।
यहाँ फुलवा ने सभी के लिए खाना बना लिया था। माँ जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, नाश्ता बन भी गया और घर के काम भी हो गए। फुलवा, तुमने अकेले गर्मी में इतने काम कैसे कर लिए? माँ जी, मुझे घर के काम करने की आदत है, बस इसलिए। ऐसे ही अब घर के सारे काम फुलवा करती है और तीनों अमीर बहू अपने कमरे में बेड पर आराम करती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीतने लगता है और अब गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पूरी पूरी रात फुलवा को नींद भी नहीं आती। गर्मी इतनी हो रही है कि नींद आती ही नहीं। आजकल काम ठीक से नहीं चल रहा है। जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारा एक अलग से कमरा हो, जिसमें हम आराम से कम अपने सुहागरात तो मना सकें। कोई बात नहीं, चलो आराम से सो जाओ, मैं आपको हवा कर देती हूँ। कल आपको नौकरी पर भी जाना होगा। फुलवा के तीनों जेठानी आराम से अपने बेड पर सो रही होती हैं। वो आधी रात तक अपने पति को हवा करती रहती है और उसे अपने ससुराल में आकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में जो दहेज का फ्रिज था उसमें से भी उसे ठंडा पानी नहीं मिलता। माँ जी, मैंने इसमें ठंडा पानी लगाया था, अब इसके अंदर ठंडा पानी नहीं है। कहाँ चला गया सारा पानी? मुझे नहीं पता बहू। वैसे भी ये फ्रिज जो अपने दहेज में लेकर आया है वही इसे अच्छे से इस्तेमाल करता है। बाकी घर में कोई इस फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाता। ये फ्रिज मैं अपने दहेज में लेकर आई थी और तुमने इसमें पानी लगाया था तो मैंने पी लिया। अपने लिए और पानी लगा लो। दिव्या ऐसा कहकर चली जाती है। फुलवा को दिव्या की बात बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज कर देती है। राहुल जी, अगर हो सके तो एक मिट्टी का मटका ले आना। गर्मी में साधारण पानी पिया नहीं जाता। मिट्टी के मटके में जो पानी होगा वो थोड़ा सही होगा, ठंडा भी और पीने में भी। ठीक है, आज शाम को मैं ले आऊंगा। राहुल ऐसा कहकर अपने काम पर चला जाता है। शाम को वो मिट्टी का मटका लेकर आता है। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन फुलवा सब्जी मंडी जाती है, जहाँ से वो सब्जियां खरीदती है और रास्ते में घर वापस लौटते समय उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई देती है। ले लो लॉटरी के टिकट ले लो। जिसकी लॉटरी खुलेगी उसे मिलेगा अपना खुद का एक फ्लैट। ले लो लॉटरी का टिकट ले लो। क्या सच में लॉटरी काम करेगी? क्या मुझे लॉटरी लेनी चाहिए? मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं, लेकिन फिर माँ जी को क्या जवाब दूंगी? फुलवा वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद आगे जाकर रुकती है और फिर वापस लौटकर उस आदमी से लॉटरी की टिकट ले लेती है। जब वो घर पर आती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हुआ बहू? तू बेहोश हो गई? अरे राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। लीला जब राहुल को बुलाती है तो वो फुलवा को गोदी में उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है और डॉक्टर को भी बुलाता है। इन्हें गर्मी से चक्कर आ गए थे, कोशिश करना कि इन्हें थोड़ा ठंडा वातावरण मिले घर के अंदर। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है, जिसके बाद लीला अपनी तीनों अमीर बहुओं को बुलाकर कहती है, ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। देख रही हो, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में इस बेचारी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया और आज उसकी इतनी हालत खराब हो गई है कि वो बिस्तर में पड़ गई है। तुम इतनी अमीर होने के बाद इतनी ज्यादा खुदगर्ज होगी, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पूरी रात बेचारी फुलवा बिना हवा में सोती है। क्या तुम्हें कभी दिखाई दिया है? लीला की ये सारी बातें सुनकर तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें हमारी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ज्यादा ही सेल्फिश हो गए थे और हमने फुलवा को बहुत ज्यादा अमीरी का घमंड भी दिखाया। बेचारी गर्मी में घर के अंदर सारे काम करती रही और हम आराम करते रहे। माँ जी, हम माफी मांगते हैं और अब से हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इस तरह से उस दिन के बाद से दिव्या, काव्या और सृष्टि तीनों घर के सारे काम करते हैं और घर को भी संभालती हैं। और यही नहीं, वो साथ के साथ फुलवा की देख रेख भी अच्छे से करती हैं। 2 दिन बाद जब फुलवा की तबीयत ठीक हो जाती है तो उसके घर पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, मैंने जितने भी लोगों को लॉटरी का टिकट बेचा था उनमें से किसी की लॉटरी नहीं खुली है। मैं एक बार तुम्हारी लॉटरी का टिकट देखना चाहता हूँ। फुलवा लॉटरी की टिकट दिखाती है। अब मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी खुल गई है और तुम्हें एक बहुत बड़ा फ्लैट मिला हुआ है जिसमें बहुत सारे कमरे भी होंगे और साथ ही साथ हर कमरे में एसी लगा होगा। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
साथ में फुलवा भी। सुना आपने राहुल जी, अब हमारे पास खुद का बहुत बड़ा फ्लैट होगा और हम उसमें आराम से रहेंगे और इसी के साथ हमारी सुहाग रात भी मनेगी। फुलवा बहुत खुश होती है। अब फुलवा पूरे परिवार को अपने लॉटरी में निकले फ्लैट में ले जाती है, जहां सभी के पास अपना अपना खुद का कमरा होता है और उसमें बेड, एसी सब कुछ होता है। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है और पहली बार फुलवा की सुहाग रात उसके एसी वाले कमरे में मनती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि तकदीर इंसान को कब कहां पहुंचा दे ये किसी को नहीं पता, इसलिए हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखें। माँ जी, गुड मॉर्निंग, ये लीजिए चाय। गुड मॉर्निंग बहू। अच्छा, तूने मेरे को तो चाय दे दी, अपनी देवरानी को दिया या नहीं? नहीं माँ जी, बस मैं देवरानी जी के कमरे में ही जाने वाली थी। मैंने सोचा पहले आपको चाय दे दूं, फिर उन्हें भी देने चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, आज मैं खुद ही आ गई माँ जी के पास चाय पीने के लिए। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग मेरी स्वीट बहू। ऐसा कहकर ममता और तमन्ना दोनों सास बहू मिलकर चाय पीती हैं और वहीं मुस्कान उनकी शक्ल देखती रह जाती है। कुछ देर बाद तमन्ना अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आज मुझे सैंडविच खाने का बड़ा ही मन हो रहा है, साथ में अगर मैगी भी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। वो तो ठीक है देवरानी जी, लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि घर वालों के लिए नाश्ता तैयार कर दूं, उसके बाद आपने जो बोला है मैं बना देती। ओह, मुझे पता था आप ऐसा ही बोलने वाली है। खामखा ही मैंने अपना मूड खराब कर लिया, इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती। अरे बहू, तेरी माँ जैसी सास के होते हुए तुझे अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तमन्ना ने तुम्हें कोई काम सौंपा है तो पहले तुम वो करो। अरे नाश्ते का क्या है, हम थोड़ा लेट खा लेंगे। जी माँ जी, जैसा आप कहें। इस तरह मुस्कान अपनी सास ममता की बात काट पाती है और वो किचन में जाकर सबसे पहले अपनी देवरानी के लिए सैंडविच और मैगी बनाती है और बनाने के बाद वो अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां तमन्ना ने पहले ही अपने बेड पर बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस फैला रखे थे। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे ड्रेस हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसी ड्रेस सिलूं और पहनूं, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे क्या बात है, यहाँ तो काफी ठंडक महसूस हो रही है। अच्छा हाँ, देवरानी जी के कमरे में तो एसी लगा है और मेरे कमरे में तो एक कूलर तक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो जिसके नसीब में होता है उसे उतना ही मिलता है। अरे तुम यहाँ वैसे क्या करने आई हो मेरे कमरे में? वो आपने सैंडविच और मैगी बनाने को कहा था ना, मैं बस वही लेकर आई हूँ। अरे जब तुम लेकर आ ही गई हो तो फिर किस चीज का मुहूर्त देख रही हो? इसे क्या तुम मेरे सर पर रखने वाली हो जो तुम इसका इंतजार कर रही हो? अरे साइड में रखकर जाओ यहाँ से। जी। ऐसा कहकर मुस्कान अपना मुंह लटकाकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो किसी को अपने दिल की बात नहीं बताती, लेकिन रोते हुए उसका पति हर्ष उसे देख लेता है। क्या हुआ मुस्कान, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें फिर से कुछ कहा क्या? नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं रो थोड़ी रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। मैं समझता हूँ मुस्कान कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं इतना ज्यादा नहीं कमाता कि अपने छोटे भाई से मुकाबला कर सकूं। इसी वजह से तुम्हें घर में दब कर रहना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात दबने की, तो परिवार में कैसा दबना और कैसा सुनना, छोटी मोटी नोकझोंक तो अक्सर होती रहती है। सच में मैं तुम्हें पाकर बहुत धन्य हो गया हूँ। वैसे कल तुम कुछ कह रही थी क्या? वो दरअसल बात कुछ ये है कि हर्षी, मैं अपने लिए एक ड्रेस सिलना चाहती हूँ, क्योंकि माँ जी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो मेरे पास पहनने के लिए कोई खास ड्रेस नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से ही कोई ड्रेस बना लूँ। अरे वाह, हाँ वैसे तुम बना सकती हो, तुम्हें तो अच्छे से सिलाई भी आती है ना। बाकी किसी चीज में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल। दरअसल ये कहानी है ममता निवास की, जहां घर की मुखिया ममता है और उसके दो बेटे आलोक और हर्ष हैं।
बड़ा बेटा हर्ष कुछ खास नहीं कमाता, जिसके कारण से उसकी शादी एक गरीब लड़की मुस्कान से हो जाती है और वहीं आलोक एक एमएनसी कंपनी का टीम लीडर होता है, जिसके कारण से उसकी शादी एक अमीर घर की लड़की तमन्ना से होती है। तमन्ना काफी अमीर थी, जिस वजह से उसमें घमंड भी कूट कूट कर भरा था। वहीं ममता की एनिवर्सरी कुछ दिन बाद आने वाला होता है, जिस कारण से दोनों ही बहुएं अपने ड्रेस की फिक्र करने लगती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन ममता अपने कमरे में अपने आप से कहती है, यार ये क्या हो गया, मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना था और ये मेरी ड्रेस चूहे ने कुतर दी है। अब मैं कैसे शाम को पार्टी में जाऊंगी, ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी। अब मैं क्या करूं यार, इतनी जल्दी तो मुझे कोई ड्रेस भी पसंद नहीं आने वाली। अभी ममता इतना अपने आप से कहती ही है कि तभी उसकी दोनों बहुएं उसके कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? ये देख क्या हाल बना दिया है चूहों ने मेरी ड्रेस का, और आज ही मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना था। अच्छा ये बात है, आप एक काम कीजिए, आप मेरी ड्रेस पहनकर चली जाइए। नहीं तमन्ना बहू, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा और मेरा साइज बहुत अलग है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ जी अगर आप गुस्सा ना करे तो मैं एक बात कहूं? हाँ हाँ, अब तू भी अपना मुंह खोल ले, बता क्या कहना चाहती है। माँ जी मैं इस ड्रेस को काफ़ी शानदार और बेहतरीन बना सकती हूँ, अगर आप मुझे एक मौका दे दे तो। तू पागल हो गई है क्या? अब मैं तुझे इस ड्रेस पर कारस्तानी नहीं करने दूंगी। माँ जी कर लेने दीजिए, हम भी देखते हैं क्या ये कारस्तानी करती है। अगर इसने खुद का पोपट ना बना लिया तो आप मुझे कहिएगा। अरे पर माँ जी मुझे आप बस एक मौका दीजिए, मैं सच में इसे ऐसा बना दूंगी कि पूरी किटी पार्टी में सब लोग आपको ही देखेंगे। मैं बहुत ही अच्छी सिलाई और कढ़ाई करती हूँ। मुस्कान के इतना कहने पर ममता उसे एक मौका ये सोच कर दे देती है कि आखिरकार ये कपड़ा तो खराब ही हो गया है। इसके बाद मुस्कान उस कपड़े को अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपने अकॉर्डिंग एक मॉडल वाला लुक के साथ ड्रेस को सिलने लगती है। कुछ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो उस ड्रेस को सिलकर तैयार कर देती है और अपनी सास ममता को दे देती है। ममता भी उस ड्रेस को पहनकर अपनी किटी पार्टी में जाती है, जहां उसकी सहेलियां उसकी बहुत तारीफ करती हैं। वाह यार, ये ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ ममता, अगर ऐसी एक और ड्रेस मिले तो तू मेरे लिए जरूर ऑर्डर कर लियो। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसे मैंने ऑर्डर नहीं बल्कि बनवाया है। इसे तो मेरी बहू ने बनाया है। सच में यार बहुत खूब। इस तरह ममता की किटी पार्टी में काफी तारीफें होती है। वहीं दूर खड़ी तमन्ना भी ये सारी बातें सुन लेती है। इस मुस्कान ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। इसने तो एक ड्रेस क्या बना दी, लोग इसके कायल हो गए हैं। कोई बात नहीं, माँ जी की एनिवर्सरी 2 दिन बाद आने वाली है। मैं अपने लिए एक ऐसी ड्रेस देखूंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे, और वैसा ही मैं माँ जी को भी गिफ्ट कर दूंगी। इस बार मैं अपनी जेठानी से आगे होकर ही रहूंगी। ऐसा सोचकर तमन्ना अपने आप को सहानुभूति देती है। अब ममता की एनिवर्सरी में बस 2 दिन बचे थे, इसलिए तमन्ना अपने लिए ऑनलाइन एक्सपेंसिव ड्रेसेस देखती है। यार 50,000 की ड्रेस तो काफी चीप लगेगा। हाँ ये वाला बढ़िया है, 90,000 वाला। ये एक मैं अपने लिए और एक माँ जी के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा कहकर तमन्ना अपने और अपनी सास के लिए 2 ड्रेस ऑर्डर कर लेती है। कुछ समय बाद, तमन्ना बहू, एनिवर्सरी में अब 1 ही दिन बचा है। तुमने अपने लिए ड्रेस ले ली? अगर ना ली हो तो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूं? नहीं नहीं माँ जी, आपको शॉपिंग कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपने लिए और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा और महंगा ड्रेस खरीद लिया है, वो कल तक डिलीवर भी हो जाएगा। ऐसा बोलकर तमन्ना अपनी अमीरी का घमंड अपनी सास को दिखाती है। और मुस्कान बहू तू? वो माँ जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी एक बहुत सुंदर ड्रेस सिल रही हूँ, वो भी अपने हाथों से। देख बहू, कहीं तू मेरी एनिवर्सरी को खराब ना कर दे, कुछ ढंग का पहन लो, नहीं तो लोग तो यही कहेंगे कि एक बहू को मैंने सर पर चढ़ा रखा है
और दूसरी को मैंने अपने पैर की धूल समझ रखा है। कहीं तू मेरी नाक मत कटवा दियो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ देखते हैं। ऐसा कहकर ममता वहां से चली जाती है। अब एनिवर्सरी तो कल ही है, मुझे जल्दी से अपने और माँ जी के लिए ड्रेस को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। मुझे और भी खराब कपड़े और पुरानी साड़ियों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करती हूँ, सारे कपड़े इकट्ठा करती हूँ। ऐसा कहकर मुस्कान घर के सारे कपड़ों को पहले इकट्ठा करती है और फिर दोबारा से सिलाई करना शुरू करती है। वहीं उसने पहले से ही अपने पति से कुछ सजाने के लिए लहंगे के जड़ी गोट मंगवा रखे थे। सारी चीजें तैयार करने के बाद वो जड़ी गोटन को भी लगा देती है और इस तरह से 2 शानदार लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन एनिवर्सरी में सभी लोग बस मुस्कान को ही देखते रह जाते हैं। अरे वाह मुस्कान बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। क्या ड्रेस बनाया है इसने। अरे ममता बहन, सच में तेरी बहू तो लाखों में एक है। क्या गजब की कारीगरी पाई है इसने। सच में इसके सामने तो मेरा ये 90,000 का ड्रेस भी फेल है। पूरे पार्टी में बस मुस्कान ही अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई थी। चारों ओर बस मुस्कान की ही बातें चल रही थी। कुछ समय बाद ममता और उसका पति महेश एनिवर्सरी केक कट करने के लिए आते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहीं सभी अपना अपना गिफ्ट देते हैं, जहां तमन्ना के दिए हुए गिफ्ट से ज्यादा मुस्कान के दिए हुए गिफ्ट को लोग और उसकी सास ज्यादा पसंद करते हैं। ये सब देखकर तमन्ना काफी चिढ़ जाती है और वो पार्टी छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। मुस्कान बहू, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी ड्रेस बना सकती हो। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं। इसे बनाने में तो मैंने बस घर के रद्दी कपड़ों का इस्तेमाल किया है। तो बहू लगे हाथ तो मेरा भी एक ड्रेस बना देना। जितना चाहो मैं उतना पे कर सकती हूँ। इस तरह मुस्कान एनिवर्सरी में पहने हुए अपने ड्रेस से काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और अब लोग तरह तरह के जगह से उसके पास ड्रेस बनवाने के लिए आने लगते हैं। इस तरह मुस्कान की किस्मत पूरी तरह से चमक जाती है और वो धीरे धीरे अपनी सफलता की बुलंदी की ऊंचाई छूने लगती है और इस तरह से वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।